हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का जो रेट लॉ है, रेट लॉ क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। मतलब देखो, अभी मतलब इस लेक्चर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट ना जब बात कर दी जाए, अभी तक मैंने बताया है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, उसके बाद क्या नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद मैंने बताया बहुत सारी चीज़, कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताया, फिर उसके बाद क्या बताया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि ये चीज़ मैं अभी आगे बताऊंगा। आज के लेक्चर में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, यूनिट क्या होती है, तो इस टर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हम कंसंट्रेशन टर्म में ही लिखें। फिर मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट हुआ वेरी फास्ट, सेकंड हुआ वेरी स्लो, थर्ड हुआ मॉडरेट। लेकिन जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स होता है ये हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। मतलब ना ज़्यादा तेज हो और ना ज़्यादा धीमा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक नॉर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन चलती हैं उसी रिएक्शन को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और अगर ज़्यादा तेज हो जाए, और ज़्यादा तेज का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने ये बताया था कि उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिएक्शन होती है बहुत मिनिमम, मतलब 1 सेकंड में हो जाए, हाफ सेकंड में हो जाए। तो भाई इतनी तेज जो रिएक्शन होती है उसकी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बातें नहीं करते हैं। हम बातें जिसकी करते हैं वो है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, इन्वर्जन ऑफ शुगर चेन। ये सारी बातें आपको याद होगी अगर पुराना लेक्चर आपने देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है सर। देखो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सब एक बार थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स ये मतलब ये क्या नाम है, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये केमिस्ट्री का ये साइंस का वह ब्रांच होता है जिसमें कि हम रेट ऑफ रिएक्शन से डील करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर दी जाए, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल या टोटल इंटरवल, जो भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आप बोलो। क्योंकि मतलब एक ही है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। सर मेरे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे आइए फिर से बताइए जितनी चीज। चलो आओ, मेरी कनेक्टिविटी बनाने के लिए थोड़ा आ जाओ। मैंने क्या क्या रिवीजन करवाया था, एक मिनट हो जाओ। हाँ बढ़िया है। चलो, मैंने बोला कि भैया क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो हमारा किससे मतलब किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह डिफाइन करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह डिफाइन करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल। या तुम बोल सकते हो ऐसे शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या बताया था, मान लो तुम रिएक्टेंट के टर्म में लिखे हो, मान लो सर प्रोडक्ट के टर्म में बता दीजिए, तो लो लिख लो प्रोडक्ट के टर्म में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, अपॉन टोटल टाइम। देखो ये रिएक्टेंट के टर्म में हो गया, ये प्रोडक्ट के टर्म में हो गया। अरे सर मुझे
रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाए, इसकी यूनिट क्या बता दीजिए, उसकी यूनिट भी बता दिया जाए। कंसंट्रेशन तुम्हें याद हो, अगर मूल कॉन्सेप्ट में याद हो तो इसका क्या होता है, मूल पर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन तो यूनिट क्या होती है, मूल पर वॉल्यूम। बोलते हैं कि नहीं, हाँ बोलते हैं सर। और यहाँ पे टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, मतलब मूल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई, ये क्या आ गई, यूनिट आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, यूनिट आ गई। अब सर मुझे इसमें भी नहीं दिक्कत हो रहा, ये भी मुझे आ गया। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली ये डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन भैया जो एलिमेंट्री रिएक्शन हो और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये किस बेस पे मतलब क्लासिफाई किया गया, ये केमिकल काइनेटिक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के स्टेप पे क्लासिफाई किया गया है कि क्या नाम है, ये क्या नाम है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सर मेरे तो नहीं समझ में आया। और पहले मैं बताता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्लासिफाई किया गया है मेनली तीन पार्ट में। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स फिर मतलब क्या नाम है, मॉडरेट रिएक्शन में दो पार्ट आता है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हालांकि तुम्हें मैंने ये सारी चीज पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था, एक बार बता भी दे रहा हूँ। चलो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्लासिफाई किया जाए तीन पार्टों में। एक मैंने क्या बताया था, वेरी फास्ट रिएक्शन, और एक मैंने बताया था वेरी स्लो, और एक मैंने बताया था मॉडरेट। ये मैंने बताया था कि नहीं, हाँ सर बताया था आपने। अब देखो हम लोग वेरी फास्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं, वेरी स्लो के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मॉडरेट रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सर रेट ऑफ रिएक्शन का वेरी फास्ट में क्या एग्जांपल हो सकता है, चलो वो भी लिख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आगे आप लिख लेना। दूसरा तो बता दीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सर वेरी स्लो में जानते हो, जैसे कि रस्टिन ऑफ आयरन, जो क्या नाम है, रस्टिन ऑफ आयरन। अरे सर दूसरा बता दो, ब्लैचेस इन मिरर, कभी मिरर में ब्लैचेस कलर पड़ जाता है, तो ब्लैचेस इन मिरर, ठीक है। सर ब्लैचेस इन मिरर, ठीक है, हाँ। सर मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल बता दो, और बता देते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। और ये जो मॉडरेट रिएक्शन होता है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी बात मैंने बताई हुई है बच्चा, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बहुत जल्दी में, ठीक है। हाँ ये सारी चीज मैंने पढ़ाया। फिर मैंने बताया है कि क्या नाम है, अगर बात कर दी जाए रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ तो हम किस तरह क्लासिफाई किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टेप। अगर स्टेप वाइज मैं देख लिया जाऊं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टेप, इसके स्टेप के हिसाब से देख लिया जाए, इसके स्टेप वाइज से हिसाब से देख लिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। अरे भाई क्या नाम है, अगर तुम्हें ए से बी बनाना है तो डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में हो जाए। और वहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ओ भाई क्या हो रहा है,
सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर दी जाए तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। वहीं ए से बी बात कर दी जाए तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। मान लो ए से बी जाना है तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। वहीं पे मान लो हमें बनाना है ए से डी, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ए से डी बनाना है तो मतलब ए से डी बनाना होगा तो पहले ए से बी पे जाना होगा, फिर बी से सी पे जाना होगा, फिर हमारे सी से डी में जाना होता है। और तुम्हें बता दूं सर, कभी भी ये दोनों मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कभी भी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, मतलब इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और फिर हमारा क्या फाइनली जाते क्या बना, ए से डी बना। मतलब साहब इंटरमीडिएट कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। मतलब भैया सुनो, जो एलिमेंट्री रिएक्शन रहा उसमें इंटरमीडिएट कभी भी नहीं बनेगा, मतलब नो इंटरमीडिएट फॉर्म कभी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और इसके लिए तो ही मैकेनिज्म भाई, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप चलना ही नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा तो ही मैकेनिज्म भी नहीं करना पड़ेगा, नो मैकेनिज्म इन्वॉल्व। और इसके लिए तो भाई क्या नाम है, इंटरमीडिएट बनेगा भी और मैकेनिज्म से ही सरना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, ये इतनी चीज़ मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया कोई रिएक्शन मैंने दिया, जैसे कि ए प्लस, मान लो पहले अभी तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, अगर वो बदलता है प्रोडक्ट में, फिर मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ कैसे, मान लो कोई भी रिएक्टेंट, मान लो ए प्लस बी जिप्स आउट प्रोडक्ट बना रहा पी, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट। अब देखो इसे हम कंसंट्रेशन टर्म में हम कैसे ले सकते हैं, तो मैंने बोला क्या, माइनस ये सारी चीज़ मैंने बता दिया हूँ, एक बार तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली तो डी ए बाई, हाँ, जो जॉइंट ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लेते डी ए बाई डी टी, यही लेते हैं भाई, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी और इक्वल टू डी प्रोडक्ट है पी है ना, तो डी पी बाई डी टी, यही लिखेंगे। अब मैंने तुमसे अगर जरा याद हो कि ये जो माइनस साइन है ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। और साहब, और यहाँ पे जो प्लस साइन होता है वो क्या बताता है, रेट ऑफ अपेरेंस। यहाँ पे जो प्लस साइन होता है वो बच्चा क्या बताता है, रेट ऑफ अपेरेंस, और जो माइनस साइन होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। भैया ये फिर अगर तुम्हें याद हो कि भैया रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये हुआ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस बी, रेट ऑफ अपेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। मतलब अगर मुझे ये लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ए, ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ ले सकते हो साहब। और मान लो डीवी तो लिखना है तो आओ ये भी लिखते हैं, डीवी तो लिखना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू बी, ले सकते हैं कि नहीं, हाँ साहब ले सकते हैं, ये सारी चीज ले सकते हैं। और ये क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ROA, मतलब रेट ऑफ अपेरेंस लिखा हूँ, रेट ऑफ अपेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू पी मतलब प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज मैंने बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो भैया लिख लो, हम मिटाने का प्रयास करें। ठीक है, लिख लिया आपने, मिटा रहा हूँ। रिवीजन भैया हो चुका है पूरा, मैंने करवा दिया, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। आपका एक शॉर्ट नोट बन जाता है इसी में। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं
चमचल साइनेटिक्स, मतलब आज का लेक्चर में मैं बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। हाँ भैया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा भाई जैसे कि ए बोल दिया जाए रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाए प्रोडक्ट, ये हो जाए हमारा रिएक्टेंट। हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड करते थे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर दी जाए, तो सर ये जरूरी है कि क्या नाम है जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे वो कंसंट्रेशन के टर्म में निकालेंगे? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। अब हम जो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं, जो फाइंड करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम कंसंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं, वो हम प्रेशर के टर्म में निकाल सकते हैं, मोल के टर्म में निकाल सकते हैं। अरे भाई कंसंट्रेशन के टर्म में ही जरूरी नहीं पूछा जा सकता है कि आपसे रेट ऑफ रिएक्शन जो इन टर्म ऑफ प्रेशर बोल दिया जाए, तब कैसे फाइंड करोगे? हाँ सर ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई, पेपर में पूछ लिया जाए भाई, पेपर वाले मर्जी क्या, पेपर वाला बोल दिया जाए भाई चलो अब इन लोग के साथ आज मस्ती कर देते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी बात क्या करूं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के टर्म में पूछ लेता हूं। तो भैया और देख लेते हैं, पहले हम एक बार कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कैसे लिखते हैं जरा बता दिया जाए, माइनस डी ए बाई डी टी। क्या ये लिखना सही है? अगर तुमने पुराना लेक्चर देखा होगा, क्या ये सही है? नहीं यार, जो क्या नाम रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट करता है किस पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भैया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। हाँ सर मुझे मालूम है, मैंने रिवाइज किया हुआ है, बहुत सही। देखो अब दूसरा मैंने क्या लिखूंगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा क्या, स्मॉल बी। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है भाई, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक सी आएगा और इक्वल टू डी बाई टी। अब सही हो जाए ना, अब सही हो जाए टोटल इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन में लेते हैं। अब भाई हमें मान लो प्रेशर, पेपर वाला बोलता है नहीं भाई तुम कंसंट्रेशन के टर्म में ना लिखो, इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखते हैं, इन टर्म ऑफ प्रेशर। और भैया आज तुम्हें याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट की बातें कि भैया आइडियल गैस एक्सप्रेशन तुमने ये बातें सुना हुआ है, पी बी इक्वल टू एन आर टी। हाँ सर ये बात तो मैंने सुना हुआ है, तो भैया याद है? नहीं सर मुझे नहीं याद। अरे यार याद करो, पुरानी चीज रिवीजन करो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू एन आर टी बाई वी। और अगर तुम्हें याद हो यन क्या होता है, यहाँ पे यन होता है नंबर ऑफ मोल, और अगर तुम्हें याद हो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते थे, अरे याद करो, मोलरिटी। अरे हाँ सर आपने सही बोला, तो पीबी इक्वल टू मोलरिटी। तो यहाँ पे मतलब इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट के बाद वाले मोलरिटी तो हम कंसंट्रेशन के टर्म में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, CRT। मोलरिटी तो कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं CRT, और यहाँ पे कंसंट्रेशन तो हम क्या ले सकते हैं, RT बाई पी ले सकते हैं कि नहीं, RT बाई पी ले सकते हैं। गलत यार, क्या बात करते हो सर, अरे कंसंट्रेशन तो हम ले सकते हैं P बाई आर टी। ये सही हुआ। हाँ सर P बाई आर टी ले सकते हैं। अरे यार थोड़ा सा लिखो, P बाई आर टी ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं। चलो ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब चलो ये हम प्रेशर के टर्म में, मतलब भैया पहले हम निकालते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ ए, मतलब प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, चलो इसका निकालते हैं, इसका हम निकालेंगे पी ए बाई आर टी,
PA/RT लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। चलो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख सकते हैं, PB/RT ले सकते हैं कि नहीं? हाँ। और ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ? ये हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूँ। चलो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सी लिख डालते हैं, तो यहाँ पे PC/RT ले सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं आप। अरे यार चलो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालते हैं, और ये भी कर लेते हैं, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालते हैं, तो PD/RT लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ये बात तो लिख सकते हैं। तो मतलब भैया, मतलब यार तुम ये चीज देख लो, प्रेशर आपने आधा चीज सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, ठीक है? वैल्यू पुट करना, सॉरी, ठीक है, ये इतनी चीज तुमने निकाल ली, हाँ निकाल ली। अब क्या करना? अब क्या करना? सिंपली आप तो कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन में वैल्यू पुट करना है। तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इतने में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलो और देखते हैं, माइनस हमने क्या पढ़ा है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमने क्या निकाल रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ए? तो हमने निकाल रखा है PA/RT, PA/RT। और लेकिन भैया यहाँ पे हम ये लिखना पड़ेगा, सही है कि नहीं? आप देखो, अरे भाई PA/RT लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं साहब। तो हमने क्या लिखा? PA/RT। और ये मैंने कहाँ लिखा यार? कंसंट्रेशन के टर्म पे, कंसंट्रेशन के टर्म पे। अरे सर मुझे नहीं समझ में आया, आप फिर से बताते हैं, जब तक नहीं आया तब तक बताऊंगा। देखो अब देखना, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा होगा, तो डिसअपियरेंस के लिए माइनस लगता है, ठीक ठीक। अब हम मान लो इंटरस्टेनियस रेट निकाले हैं, तो हम -D लिख दे, हाँ लिख दीजिए। अब मैं ऊपर क्या मैं बताया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम निकाल देता रहे रिएक्टेंट का, ठीक है? तो हम कंसंट्रेशन की जगह हम क्या ले सकते हैं? PA/RT ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं PA/RT, लिख सकते हैं कि नहीं? अब आपसे हम पूछ सकते हैं, चलिए हाँ लिख देते हैं। चलिए अपॉन कर दें, हाँ कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाए? dt लिख देते हैं। और यहाँ पे तो है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, तो लिख देते हैं A लिख देते हैं, A ले सकते हैं। हाँ इतना लिख दिए, इतना लिख दिए हो ना? देख लो पहले, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। देखो माइनस क्यों लिखा? डिसअपियरेंस, और डी क्यों लिया था? इंटरस्टेशियल रेट निकाले हैं। और कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या रखा है? ये मैंने कंसंट्रेशन निकाला, कंसंट्रेशन का फार्मूला देख लो, P/RT है आया, P/RT। यहाँ से मैंने कंसंट्रेशन निकाल दिया, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ए मैंने निकाल दिया PA/RT और अपॉन dt। लेकिन जो रेट होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ए रहेगा, हाँ रहेगा ना, हाँ रहेगा। अब इसे जब तुम क्या नाम है, इसे तुम जब करोगे तो RT नीचे आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाएगा, तो और लिख देते हैं। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ -D/PA/RT लिख देंगे कि नहीं? अब भाई इसके बाद नहीं समझ में आया तो समझो मैं बहुत, समझ लो बेसिक से पढ़ाया हूँ। देख लो ये सही है कि नहीं? ADT तो वैसे ही रहने दिया, RT नीचे आ जाए, तो RT ADT देख लो सही है कि नहीं? हाँ सर अब हमें समझ में आ गया। उसी तरह अब भी क्या निकालो, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा वो चीज, अब तुम नोट छोट जरूर जी। ठीक है, देख लो सही है कि नहीं? देख लो भाई, सही है ना? तो इन टर्म ऑफ प्रेशर ऐसे लिखते हैं। अरे सर चलिए ठीक है, आपने प्रेशर के टर्म में बता दिया, अब चलिए मुझे प्रेशर के टर्म में नहीं लिखना है, अब मुझे लिखना है मान लीजिए मोल के टर्म में, मोल के टर्म में लिखना है। चलो और मोल के टर्म में लिखते हैं, मोल के टर्म में लिखते हैं। अरे तुम्हें मोलरिटी या कंसंट्रेशन चीज याद हो तो मोलरिटी तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी तो बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वीएस लिख देना है।
यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दे रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। और ये मोलरिटी तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, भाई कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो हम कंसंट्रेशन की जगह हम किस रूप में ले सकते हैं, किस रूप में ले सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आया? हाँ सर याद आया। तो चलो अब हम पुट कर देते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो मतलब अगर मोल्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाले, मतलब मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। ठीक है भाई, निकालो जल्दी निकालो। तो यहाँ पे एन बाई बी आ जाएगा, एन बाई बी आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अरे चलो ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब मान लो विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन बी बाई वी आ जाएगा। मान लो चलो ठीक है, एन सी बाई वी आ जाएगा यार, ठीक है। फिर और एन डी बाई वी आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा, ये बात तो समझ में आ जाएगा। तो अलाउ लिख देते हैं पूरा। ये बात तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर ये बात समझ में आ जाए। और फिर क्या करने का है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही लिख देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस डी अपॉन, सॉरी माइनस डी, हमने कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, एन ए अपॉन वी ए डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, वी ए है, ठीक है, वी ए डी टी। थोड़ा भाई वर्डिंग तो समझ जा रहे हो, वर्डिंग तो समझ जा रहे हो, ठीक है, वी ए डी टी हाँ लिख सकते हैं। अरे चलो छोड़ो, माइनस डी ऑफ एन बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो। फिर मैं क्या ले देता हूँ, वी बी डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो, प्लस डी एन सी अपॉन वी सी डी टी लिख सकता हूँ कि लिख सकते हो, लिख सकते हैं आप, डी एन डी क्या ले सकता हूँ, वी डी डी टी क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। और ये मैं किस टर्म में लिख रहा हूँ, इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मोल, किस टर्म में मिल रहा हूँ, इन टर्म ऑफ मोल्स, इन टर्म ऑफ मोल्स। और ये मैं किस टर्म में लिखा, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो मतलब यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किस टर्म में ले सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म में ले सकते हैं। भाई नहीं, हम प्रेशर के टर्म में ले सकते हैं यार, हम प्रेशर के टर्म में भी ले सकते हैं। अरे नहीं सर, बोल्ट से भी टर्म में ले सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम 3 टर्म में पूछा जा सकता है बेसिकली, मोल्स के टर्म में, प्रेशर के टर्म में और कंसंट्रेशन के टर्म में। और ये तीनों टर्म मैंने यहीं पे बता दिया है और बहुत अच्छे से बता दिया है और समझ में आ भी गया होगा बेसिकली। आ जाना भाई। पहले तुम्हें एक बात बताऊं, सर बताइए, मालूम है जब मैं बहुत मतलब नाजुक था, अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब नाजुक था, मतलब जब मैं 7th 8th में था तो मैं बड़े लोगों के क्लास में जाता था, जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं तो मैं उनसे क्लास में जाता था बेसिकली। तभी पेंसिल गायब हो जाती तो लेने जाता था। तो यही सारी चीज़, हालांकि मैं जब जाता था मैं बोलता था यार बोर्ड पे ABCD पढ़ाते हैं यार, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है यार, बचपन में ABCD पढ़ते थे वही मज़ा आता था। भैया लोग क्या करते हैं, ABCD पढ़ते हैं यार, कितना हल्का रहता है यार, ABCD पढ़ लें बस, ABCD पढ़ लें क्या ही करना रहता। और बचपन में ABCD एकदम पूरा रटे रहते हैं, कोई उठाया बोला ABCD सुनाओ, ABCD अब ये पूरा रटे रहते हैं। और भैया लोग अभी तक पढ़ रहे हैं ABCD, यहाँ क्या लाइफ है, अपने लोग तो क्या रटना पड़ रहा है, छोटा से अनार और क्या नाम है गिनती पहाड़े, मैथ लगाओ, इतने इतने होमवर्क दे दिए जाते थे वो करो। अरे साला लाइफ बोरियत हो जाती थी, बचपन में ये लगता था। अब लगता है साला वही लाइफ अच्छी थी, ये लाइफ बोरियत है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मुझे यार ऐसा लगता था बचपन में, मैंने बोला, मैं मन में बोलता था अरे भैया तो लाइफ बहुत अच्छी है यार, ABCD पढ़ना रहता है, क्या ही करना रहता है। देखता था ये सारी चीज, मैं देखता था। सर आपको मालूम था क्या? नहीं यार अभी तक मतलब ऐसे क्लास में जाता था, जानते ही हो बचपन में शरारतें कमी नहीं थी।
रोज पेंसिल सॉरी रोज मैं जाऊँ, रोज डांट खाऊँ। तो भाई ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो भाई मैं जाता था, मैंने बोला यार इनकी लाइफ अच्छी है यार, ABCD पढ़ना है और क्या करना है। और अब यहाँ पे जब आता हूँ, बच्चे तो चेहरा देता हूँ, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका चेहरा देता हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे आपने ये CRT लिख दिया। तो भाई अब मुझे लगता है नहीं यार वही सही था लाइफ, ये तो साला मतलब अलग कहीं से आ रहा है, CRT कहाँ से आ गया, कहाँ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ए मैंने कैसे ला दिया, भाई ये तो अलग ही चला है। तो भाई ऐसा तुम लोग के साथ भी हुआ होगा, हालांकि मुझे पूरा भरोसा है ये चीज़ तुम लोग के भी साथ हुआ होगा। हाँ सर ये चीज़ हम लोग के साथ भी हुआ था। ठीक है चलो अब मिटा रहे हैं, आगे चलें। बहुत हार्ड चीज़ें हैं भाई। तो भाई हमने 3 टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख लिया, टेस्ट टर्म में हमने कंसंट्रेशन टर्म में लिख दिया, प्रेशर के टर्म में लिख दिया और मोल के टर्म में लिख दिया। चलिए सर अब उसके बाद आगे बताइए एक बार और, एक बार थोड़ा और अच्छे से बताइए। चलिए ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ A कैपिटल A, B कैपिटल B, C कैपिटल C, D कैपिटल। ओ भाई कभी कभी लगता है मैं कौन सा नशा कर लिया हूँ यार, मतलब यार मैं भी सोच रहा हूँ। चलो ठीक है अब देखो एक बार मैं सारी चीज यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है सारी चीज एक बार यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन पहले दे देता हूँ, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर दी जाए, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन तो हम कैसे लिखेंगे, -dA/dt लिख देंगे कि नहीं। ठीक है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिख दिया। अब इन टर्म ऑफ प्रेशर लिख देता हूँ। और इन टर्म ऑफ मूड्स लिख देता हूँ। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो सारी चीज मैंने बता दिया। तो भैया इन टर्म ऑफ मोल लिख दिया, इन टर्म ऑफ प्रेशर लिख दिया, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिख दिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद लिखो, इतने तो मैं क्या बोलता था, इतने तो मैंने क्या बोला, चलो ये छोड़ो, ये इतना मैंने पढ़ा दिया। अब यही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये इतना टर्म हो गया रेट, रेट है ठीक है, और इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन टर्म लिखा हूं। अब देखो इतने की बात कर दी जाए, इतने की साहब, तो इससे हम क्या बोलते हैं,
रेट ऑफ डिसअपेरेंस, तो हम ले सकते हैं ROD ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए अपॉन ये, ले सकता हूँ कि नहीं? अरे यार थोड़ा सा लिखो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस हुआ किसका? ए का, अपॉन ए, लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ यार, तुम बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा, तुम बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। अरे यार इतने चीज तो हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस तो ROD लिख सकते हैं, लेकिन किसका? ए था, तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ। और नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकते हो, इक्वल टू, अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी अपॉन बी, ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते हो। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ROD क्या है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस, ठीक है। अब इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ, इतने चीज तो मैं क्या बोलता हूँ? रेट ऑफ अपेरेंस, क्या बोलता हूँ भाई? ये मुझे दिख रहा है तो रेट ऑफ अपेरेंस बोलता हूँ, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपेरेंस तो ROA लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे C, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ D अपॉन कोएफिशिएंट D। तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और ये चीज पूछा जाता है यार पेपर में, ये सारी चीज पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, देख लो, देख लो भाई, ये सारी बातें बढ़ रही हैं। और हालांकि मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये चीज तुम्हें मालूम होगी, ठीक है। फिर चलो आओ तो जिराफ बनाते हैं, आओ तो जिराफ बनाते हैं, देखते हैं। हालांकि ये जिराफ मैंने पहले लेक्चर में बनवा चुका हूँ, ठीक है। देखो, जब तक मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब रिएक्टेंट अब दो बात सुनो, जब टाइम 0 होगा, मतलब टाइम 0 पे प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा, मतलब टाइम 0 पे प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा, और मान लो टाइम 0 पे रिएक्टेंट यस होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो टाइम टी पे मान लो प्रोडक्ट बना वाई प्रोडक्ट बना। सर क्या गणित पढ़ा रहे हैं, क्या मैथ पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन भाई सुन, तुम्हें और अच्छे से सब बताऊंगा, थोड़ी देर मेरे साथ बनो यार, समझो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। फिर से मैं हटा रहा हूं, देखो जब टाइम 0 था, ठीक है, जब टाइम 0 था तब तुम्हारा प्रोडक्ट 0 था, और मान लो रिएक्टेंट यस था। जब तुमने क्लास 11th में एडमिशन किया तो तुम्हें उतना नॉलेज नहीं था, मतलब प्रोडक्ट 0 था, और किताबें तुम्हारे पास सब सब्जेक्ट की थी, मतलब कुछ न कुछ रिएक्टेंट था। अब समझ में आ गया होगा, मतलब नॉलेज नहीं है तो 0 है प्रोडक्ट अभी, और तुम्हारे पास सारी किताबें हैं तो मतलब कुछ न कुछ रिएक्टेंट था, तुम सारे टीचर अवेलेबल थे पढ़ाने वाले, तो रिएक्टेंट था लेकिन प्रोडक्ट नहीं था। प्रोडक्ट कब होगा? जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, जब तुम बढ़िया से नॉलेज लो दे। हाँ ये बात सही है। अब देखो टाइम टी पे मतलब कुछ समय बाद, मान लो 1 साल बाद जितना टीचर का नॉलेज था, जितना देने का प्रयास किया उतना तुमने ले लिया, जितना टीचर ने दिया अपना नॉलेज उतना तुमने नॉलेज गेन कर लिया, तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट बना होगा। मान लो प्रोडक्ट वाई बना कि नहीं बना। अब देख लो, मान लो टीचर का नॉलेज दिया, तो यहाँ पे टीचर का नॉलेज थोड़ा माइनस हुआ, मतलब मेरे कहने का मतलब टीचर का नॉलेज कभी कम नहीं होता, ये तुम्हें समझाने का बता रहा हूँ। तो न तो जब एनर्जी जाती है तो न कुछ कम होती है एनर्जी। भाई हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुमने वो, तुम्हारे अंदर क्या नाम है, गेन हुआ एनर्जी, लेकिन मेरे अंदर से तो थोड़ा मैं चिल्ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो न तो एनर्जी लॉस हो रही है ना।
तो यहाँ पे पहले यक्स था तो प्रोडक्ट जीरो था, और जब प्रोडक्ट बना वाई तो यहाँ पे कुछ न कुछ हमारी एनर्जी लॉस हुई, तो मतलब यक्स माइनस वाई। हाँ सर, ये बात तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है, ये बात तो अब मुझे समझ में आ गया है। और देखते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जरा देखते हैं। और चलते हैं, देखो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये टाइम हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया। जब टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो जब मान लो ये हो गया रिएक्टेंट, मान लो रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो है, मान लो प्रोडक्ट बनता ऐसे बना, और रिएक्टेंट भी पहले यक्स था, तो मतलब कहीं यहाँ पे हो रहा रिएक्टेंट, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ऐसे हुआ, पहला ग्राफ तो ऐसे बन सकता है। और जो इस बीच में जो इक्विलिब्रियम आ गया होगा, तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, पहला मान लो, पहला तो ये हो सकता है रिएक्टेंट, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, ये आपस में मिले ही ना, पहला तो ये हो गया। अरे यार थोड़ा बढ़िया बना रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना, जब कोई चीज इंटरेस्ट आता है तब मजा आता है करने में, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है ग्राफ में। चलो फिर से बनाते हैं। ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। जब प्रोडक्ट जीरो पे था, मतलब प्रोडक्ट यहां पर यहीं पे हो रहा, तो ये हो रहा प्रोडक्ट। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट वाली लाइन है प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये प्रोडक्ट थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है हमसे, हाँ तो हर चीज सही है, ठीक है। ये हो रही प्रोडक्ट, इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो जीरो था, फाइनली पैरेलल हो रही। अब देखो रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट टाइम जीरो पे रिएक्टेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे था। अब पहला कंडीशन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में पहला कंडीशन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पैरेलल हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, टाइम और कंसंट्रेशन। दूसरा कंडीशन ये हो जाए जब प्रोडक्ट मान लो ये ऐसे हुआ, और रिएक्टेंट जो हो रहा, मान लो रिएक्टेंट यहाँ पे बनने स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ पे मिल गया, दूसरा कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएं, फिर इक्विलिब्रियम आ जाए, फिर इक्विलिब्रियम आ जाए। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। तीसरा स्टेज क्या बनता है, तीन ही ग्राफ बनते हैं, और ये पूछे भी गए हैं भाई नीट में, इसलिए तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, टाइम और कंसंट्रेशन आपस में, मान लो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में पैरेलल हो जाए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हो आपस में पैरेलल चल जाए। ये मान लो रिएक्टेंट है और ये मान लो प्रोडक्ट है, आपस में पैरेलल चल जाए। तो ये तीन ग्राफ आपको आने चाहिए। और तभी तभी तुम्हें लगता है कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ लेते हैं, तो वो हमेशा ये वाला ग्राफ रहेगा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बन जाएगा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बात कर ली जाए तो यहाँ पे रेट हो जाएंगे और यहाँ पे टाइम हो जाएगा।
यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो तो इस तरह हमेशा 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 तो इस तरह बनेगा। अरे यार सीधा बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मज़ा नहीं आता यार, जब क्या ही बताऊं। चलो ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, हर एक चीज़ के लिए अप्लीकेबल यही रहेगा जरा, ठीक है। तो ग्राफ मैंने बता दिया, तो मैंने बता दिया इन टर्म ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन, ये टर्म बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं भाई। अब हम थोड़ा इससे फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। आओ ये मिटा रहे हैं भाई। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आओ चलते हैं, देखते हैं दुनिया केमिकल काइनेटिक्स की। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन तो जो इफेक्ट करती है वो देखते हैं, वो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन तो इफेक्ट करती हैं, ठीक है, ठीक है। लिख लिए भाई, चल रहे हैं भाई। पहला क्या हो रहा, पहला क्या हो रहा, मान लो पहला फैक्टर हो रहा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला फैक्टर लिखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात कर दी जाए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात कर दी जाए तो आयनिक और कोवैलेंट इन दोनों की बात कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा नेचर कितना ज़्यादा कंफर्टेबल कितना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक और रेट ऑफ रिएक्शन कोवैलेंट इन दोनों में कितना ज़्यादा होता है सर, कोवैलेंट। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आयनिक की ज़्यादा होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन कोवैलेंट की ज़्यादा होती है। मतलब नेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है। अगर वो रिएक्टेंट आयनिक हो रहा तो उसका रेट ज़्यादा हो रहा, अगर वो रिएक्टेंट कोवैलेंट हो रहा तो उसका रेट कम हो रहा। तो मतलब रेट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आयनिक का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और देन कोवैलेंट का होगा। ये पहली बात समझो, ये पहली बात समझो, आयनिक का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा ROR और इसका कम होगा, उसके मुकाबले कम होगा, ठीक है। ये भी मतलब उसके मुकाबले कम ही होता है ना, लेस होता है, लेस होता है और इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा होता है साइज ऑफ रिएक्टेंट। साइज ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, चलो ठीक है। दूसरा हो जाएगा साइज ऑफ रिएक्टेंट। इसमें जितने छोटे छोटे पार्टिकल टिनी पार्टिकल, जितने भी स्मॉल टिनी पार्टिकल होंगे उनकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। रिएक्टेंट मतलब जितने छोटे 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 पार्टिकल होंगे मतलब जितने पार्टिकल, जितना साइज कम हो रहा सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा। अरे मतलब जितने छोटे 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 पार्टिकल होंगे, मतलब अगर साइज कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, साइज कम तो सरफेस एरिया ज़्यादा। पहले ये समझो, साइज कम सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा।
यहां से मालूम पड़ा कि भैया जो जो क्या नाम है रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब उसके बाद छोड़ो, मान लो इससे ये मालूम पड़ा, चौथा चीज ये भी मालूम पड़ा, ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो फिजिकल स्टेट, ओ भाई, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है कि क्या है, सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है, इस पे भी डिपेंड करता है। मेनली इन चारों पे डिपेंड करता है, और बाकी तो बहुत सारे हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीजें हैं, कैटालिस्ट ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैस का ज़्यादा होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड का ज़्यादा होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड का ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करो, ये सारी चीज़ एफेक्टिन है, मतलब फैक्टर एफेक्टिन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ये सारी चीज़। पांचवा क्या होता है, पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा भाई क्या हो सकता है, तो आप भी तो बताओ। कैटालिस्ट भी तो उसके रेट तो बढ़ा या घटा सकते हैं ना, तो कैटालिस्ट भी हो सकते हैं, आप भी बताते रहना, कैटालिस्ट भी होता है। ये सारी चीजें मतलब मेनली अगर बात कर दी जाए तो ये चार हैं, बाकी तो ये उससे मान लो हर चीज है, हर चीज मतलब इतने सारे तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा कैटालिस्ट तो होता ही होता है, कैटालिस्ट ना रहे तो रेट कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, ये तो तुमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में, कि जो रेट होता है रेट को हम घटा बढ़ा सकते हैं किसकी मदद से, कैटालिस्ट की मदद से। तो ये सारी चीज तुमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब तो हमारे टेम्परेचर भी हो जाए, एक्सप्लोजन भी हो जाए, तो ये सारी भी चीजें हैं, तो लिख देते हैं भाई। छठवा क्या है, टेम्परेचर, सातवां क्या है, एक्सप्लोजन, ये सारी भी, ये मतलब है ठीक है मदद करती है, उतनी भी जरूरी नहीं है, चलो ठीक है। ये फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इतनी सारी चीजें। अब ये सारी चीजें आप लिख लो जल्दी जल्दी भाई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ये सारी चीज नोट कर लो भैया। कंसंट्रेशन नहीं लिखा ना, कंसंट्रेशन भी हो रहा, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये सारी बात, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं भाई, अब उसके बाद टॉपिक और ऊंचाइयों पे जा रहा है, टॉपिक धीमे धीमे जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब उसके बाद हम आते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा भाई, क्या, रेट लॉ। पहले पहले जो हमने इस चैप्टर तो मतलब जो होता है तीन स्टेप में डिवाइड होता है, पहला रेट ऑफ रिएक्शन पूरा पढ़ना रहता है, फिर दूसरा रेट लॉ, फिर तीसरे में इंटीग्रेटेड लॉ। हालांकि ये लाइट चली गई फिर आज, हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा जो प्रॉब्लम अगले वीडियो में हुई थी, तो मैं मालूम नहीं हो रहा, अगले वीडियो में थोड़ा वीडियो स्टॉप कर दिया गया था ना, थोड़ा वीडियो मतलब जो बोर्ड आ रहा था बहुत डिम आ रहा था। सर ये कैसे हुआ, हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे इस समय सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हो जाता है, डैट मीन्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का मैं कहाँ पे था यार, कहाँ पे था, हाँ मैं बता रहा था ये तीन पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। पहले हम पूरे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, दूसरे में रेट लॉ पढ़ते हैं, तीसरी में इंटीग्रेटेड पूरी चीज़ें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में तो वही एक्टिवेशन एनर्जी जो भी है कोलिजन, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया था, अब हम पढ़ने जा रहे रेट लॉ। रेट लॉ तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रेट लॉ तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो भैया बोल सकते हैं, इट इज रेट लॉ इज डिफाइंड एज
डिफाइंड एज पावर ऑफ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, मतलब इन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उन्हीं तो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। जैसे कि आप बताओ, फिर अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो रिएक्टेंट है, ये बना प्रोडक्ट में। मैंने क्या बोला कि रेट लॉ इज डिफाइंड एज पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड, हालांकि ये रिएक्टेंट के लिए ही होती है। चलो ठीक है। अब हम रेट जो हम डिफाइन करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का पावर कुछ भी मान लो, एच मान लेते हैं, क्योंकि भाई पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। अब रेट जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक नया कांस्टेंट आता है, तो R इक्वल टू के। मान लो ये क्या है भाई? रिएक्टेंट मान लो, यहाँ पे ये मान लो, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो मान लो e की पावर यस हो जाएगी। यहाँ पे जो k आया है ये क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। ये जो k आया है वो क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो k होगा वो रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इस पूरे मतलब इस पूरे को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही ना भाई? ऐसा नहीं है कि भाई उड़ रहा है। रेट कांस्टेंट को भी वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि बोल्ड सही आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है इस पे सर, इस पे भरोसा है भाई। भाई पानी वानी पिया करो, गर्मी बहुत है, देख रहे हो चेहरे से पूरी गर्मी निकल रही आज। समझ नहीं आ रहा नदी में डूबूं या नदी में पहले से डूबा हुआ हूँ। क्या बात कर रहे हो सर आप? ठीक है, ये बात समझ में आया। चलो 2-3 जैसे बता देता हूँ, ये भी सुन लो। मान लो ए प्लस बी जब साउथ सी प्लस डी ये लिखा हूँ। तो चलो इसका रेट ला लिखते हैं। रेट ला हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो पहले हम कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू के ए की पावर यस हो जाएगा और बी की पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पावर होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है, क्या नाम है, पावर जो होता है ये हमेशा बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ये पावर होता है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर तो हम कितना डिफाइन कर सकते हैं? ये जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी तो हम ऑर्डर रिएक्शन कर सकते हैं ना। एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। कैसे? एक मिनट हो जाओ भाई 1 मिनट। स्टार्टिंग में मैंने गलती कर दिया, अब मुझे मालूम पड़ा मैंने गलती क्या किया है। गलती से मैं सोच रहा था मैं रेट लॉ बता रहा हूँ और मैं डिफिनेशन ऑर्डर का लिखवा दिया। मैंने गलती कर दिया। सोच रहा था रेट लॉ, पढ़ा रहा था रेट लॉ, और दिमाग में चलता नहीं रहता कभी कभी, क्या नाम है, पढ़ा कुछ और रहो, दिमाग में नया क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई, तो ये भी करवा दिया जाए बच्चे, तो ये भी करवा दिया जाए बच्चे, तो यहाँ से भी ना दिक्कत हो, बच्चे तो वहाँ से भी ना दिक्कत हो। सारी चीज़ करवाते उसे मालूम पड़ा कुछ और ले छूटता है, लेकिन हालांकि सारी चीज़ें सही हैं भाई। ये गलती हो रही है अचानक से, ठीक है। तो रेट लॉ इज डिफाइंड एज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of reaction is directly proportional to rate of concentration, directly proportional to concentration of reactant and product, concentration of reactant and product. अब सही हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये सही हुआ। देख लो लाइट भी आ गई, देख लो अब चेहरे और बढ़िया आ रहे हैं मुझे। अब आप तो बढ़िया से दिख रहा पूरा। हाँ चलो ये चीज मैंने बताया। अब देखो सुनो, अब उसके बाद देखो ये जो पावर होता है, जो यश होता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ, मान लो चलो आओ बता देते हैं। अभी एक क्वेश्चन जल्दी समझो। देखो ये लास्ट है, फाइनली ये लास्ट है, ठीक है। देखो जो ए की पावर यश और बी की पावर वाई, और ये जो पावर होती है ये हमेशा क्या डिफाइन करती हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड, और लिख देते हैं ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल पावर ऑफ concentration of reactant is known as क्या बोल दो, स्टार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स और वाई जो होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इस तरह लिखा जाता है। तो चलो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहो और हंसते रहो, ठीक है। ओके बाय।